बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर शौकत अली बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। आज हम बात करेंगे कि साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग या साइंटिफिक राइटिंग ये करना क्यों ज़रूरी है और इसको सीखना क्यों ज़रूरी है, इसकी इम्पोर्टेंस है क्या है, इसका पर्पस क्या है, क्यों हम इस बात के ऊपर इंसिस्ट करते हैं कि स्टूडेंट्स साइंटिफिक राइटिंग को सीखें और टेक्निकली उनको पता हो कि किस तरह से हमने साइंस को कम्युनिकेट करना है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। इसमें देखें, सबसे जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि दुनिया के अंदर जो भी साइंस होती है क्या वो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने एक रिसर्च की है और रिसर्च करने के बाद उसने उसका कुछ नतीजा निकाला है या उसके नतीजे में कोई प्रोडक्ट तैयार किया है। अब वो नतीजा क्या था और वो प्रोडक्ट क्या था, इस बात को खुफिया रखा जाएगा, यानी ये यूनिवर्सिटी अपने तक महदूद रखेगी या बाकी लोग इदारों के साथ या बाकी दुनिया के साथ भी शेयर करेगी। तो असूली तौर पर जो बात दुनिया में तस्लीम की गई है वो ये है कि जो तहकीक है, जो रिसर्च है, उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। यानी ये क्यों, ये एक अलग बहस है कि इस तरह से क्यों समझा गया कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब देखें, इससे अगर हम इसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी रखेंगे तो इससे साइंस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती, इसमें साइंस का नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर एक काम ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने किया है, तो किसी दूसरे इदारा अगर उसी मौजू के ऊपर तहकीक करना चाहता है तो उसको वो एक्सपेरिमेंट रिपीट नहीं करने पड़ेंगे जो ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में हो चुके हैं, बल्कि वो उनका रिव्यू करते हुए, उनको देखते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो इससे तो साइंस की तरक्की तरवीज के लिए, और साइंस चूँकि एक ऐसा काम है जिससे हम जो बनी नौ इंसान है उसकी खिदमत करते हैं, तो लिहाजा बनी नौ इंसान की खिदमत के लिए, साइंस की तरक्की और तरवीज के लिए ये बात बिलअमूम तस्लीम कर ली गई है कि जो रिसर्च है वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, रिसर्च अगर एक पब्लिक प्रॉपर्टी हम अगर मान लें हम रिसर्च को, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो भी हम यहाँ तहकीक करते हैं, हमारी ये ज़िम्मेदारी है, हमारी ये लायबिलिटी है कि उसको हम बाकी दुनिया तक पहुँचाएँ। तो बाकी दुनिया तक कैसे पहुँचाएँगे? ज़ाहिर है उसके दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह से मैं आपसे ज़बानी गुफ्तगू कर रहा हूँ इस तरह से मैं पहुँचा दूँ, और दूसरा तरीका ये है कि मैं उसको बाकायदा लिख के किसी स्टोरी की शक्ल में, किसी ड्राफ्ट की शक्ल में मैं उसमें लोगों तक पहुँचाऊँ। तो जब इस चीज़ को जब हम कंसीडर करते हैं तो फिर इससे साइंटिफिक राइटिंग और साइंटिफिक पब्लिकेशन की एक पूरी इंडस्ट्री वजूद में आती है कि आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया है, जो भी आपने नतीजा निकाला है, वो एक्सपेरिमेंट आपने कैसे किया है, उसका तरीक़ाकार क्या था, वो आप सारी तफसील लिखेंगे। वो एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट क्यों किया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं कोई भी अपना एक्सपेरिमेंट जो है वो बयान करूँगा तो उसमें बुनियादी सवाल ये पैदा होगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हमने कंडक्ट क्यों किया, हमारी क्या इंस्पायरेशन थी या हमारी क्या नीड थी कि हमने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। इस एक्सपेरिमेंट को हमने कंडक्ट कैसे किया, यानी वो क्या मेथडोलॉजी, क्या तरीक़ाकार हमने इख्तियार किया कि किस रास्ते पे चलते हुए हमने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, इसका डाटा हमने कैसे लिया, इसमें कौन कौन से हम गैजेट्स, कौन कौन से हमने इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें हम लिखते हैं, और उसके बाद फिर ये है कि हम आखिर में बताते हैं कि इससे हमने नतीजा क्या निकाला। तो ये बुनियादी तौर पर जब शुरू में साइंसदानों ने लिखना शुरू किया होगा तो ऐसे ही होगा कि हर आदमी की जैसे समझ में आया तो उसने उस तरह से अपने जो थे वो तजर्बात बयान करना शुरू कर दिए। लेकिन इसके अंदर फिर साइंटिफिक राइटिंग के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता तरक्की आई, और बतदरीज इसमें साइंसदानों ने सोचा कि इसको हम किस तरह से एफिशिएंट बना सकते हैं। एफिशिएंट का मतलब ये है कि जब हम कोई तजर्बा जब हम अपना लिखें, बयान करें, तो पढ़ने वाला जो है
वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में उसको पढ़ सके। मिसाल के तौर पर मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अब 100 सफ़े की जो एक किताब है, उसमें से अगर आप कोई ख़ास आप समझ लें कि बात आप ढूंढना चाहें, तो उसके लिए आपको A to Z सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 100 सफ़े का थीसिस पढ़ना चाहें और उसमें से कोई ख़ास बात आप निकालना चाहें, तो वो आप 2-4 मिनट में आप निकाल सकते हैं। ये सारा कैसे मुमकिन हुआ? ये टेक्निकल साइंस को एक टेक्निकल तरीके से प्रेजेंट करने की वजह से ही मुमकिन हुआ है। तो बुनियादी तौर पर हमारा आज की जो हमारी डिस्कशन है, उसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम उसको कम्युनिकेट करते हैं किसी भी फाइंडिंग को, तो किस शक्ल में करते हैं। हम उसको आम तौर पर जो हमारे रिसर्चर हैं वो रिसर्च पेपर की शक्ल में उसको पब्लिश करते हैं। अच्छा, मैं जो साइंटिफिक राइटर होता है उसको मैं ऐसे ही कहता हूँ जिस तरह से एक जर्नलिस्ट होता है। एक जर्नलिस्ट होता है, वो क्या करता है, वो इन्वेस्टिगेट करता है और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो सारी जो उसकी फाइंडिंग्स होती हैं फिर उसकी एक स्टोरी बनाता है और स्टोरी बना के उसको पब्लिश कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जो एक साइंटिस्ट है वो सबसे पहले क्या है, रिसर्च करता है, इन्वेस्टिगेट करता है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो उसकी एक स्टोरी बनाता है और स्टोरी बना के उसको प्रेजेंट कर देता है। अब साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग में आपको बताया जाता है कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन की है, इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, ये साइंटिफिक रिसर्च का मैंडेट है। उसका कोर्स आप अलग पढ़ते हैं कि साइंटिफिक रिसर्च आपने कैसे करनी है। रिसर्च आपने कर ली, रिसर्च जब आपने कर ली तो अब जो मटेरियल आपके पास मौजूद है, जो सारा डाटा इनपुट आपके पास मौजूद है, अब उसको आपने उसकी स्टोरी कैसे बनानी है और उस स्टोरी को आपने पब्लिश कैसे करना है, ये साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग का डोमेन है। तो इस तरह से मैं इस कोर्स में आपको ये बताऊंगा कि आपने स्टोरी कैसे बनानी है। जब डाटा आपके पास आ जाता है, जब सारी रिसर्च आप कंडक्ट कर लेते हैं, तो स्टोरी आपने कैसे बनानी है, उस स्टोरी को आपने पब्लिश कैसे करना है। अच्छा, वो जो स्टोरी आप पब्लिश करते हैं वो आमतौर पे आप पब्लिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, कि रिसर्च पेपर की शक्ल में आप उसको पब्लिश करते हैं। और इसके अलावा आप उसका राइट अप आप करते हैं थीसिस की शक्ल में। ख़ास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एमएससी के, एमफिल के, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, वो उसको एकेडमिक राइटिंग जो है वो उसको थीसिस की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं और फिर अल्टीमेटली हम उसको रिसर्च पेपर की शक्ल में प्रेजेंट करते हैं। थीसिस जो है वो एक अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट हम उसको मानते हैं कि थीसिस आपने लिखा और लिख के लाइब्रेरी में जमा करवा दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो जो शुरू में मैंने आपको बताया उसको कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है और उसको सारी दुनिया तक पहुंचाया जाए, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप उसको किसी रिसर्च जर्नल के अंदर पब्लिश करते हैं। रिसर्च जर्नल जो होते हैं इनकी वाइड सर्कुलेशन होती है, आजकल तो ऑनलाइन रिसर्च जर्नल्स होते हैं, और उसमें जब आपका आर्टिकल पब्लिश होता है तो वह पूरी दुनिया की वो एक्सेस में चला जाता है और पूरी दुनिया आपके काम से फिर फ़ायदा उठाती है। तो ये बुनियादी तौर पर इसमें आप समझ लें कि बुनियादी एक इसका मकसद है कि हम साइंटिफिक और टेक्निकल राइटिंग क्यों करते हैं। इसमें एक पॉइंट और इसमें ऐड कर देता हूँ कि देखें, रिसर्च का जब लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो इसके साथ हमेशा डेवलपमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल हम करते हैं। हम कहते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बुनियादी तौर पर जो रिसर्च है उसका मकसद क्या है? एक तो उसका मकसद ये है कि आप रिसर्च को इस्तेमाल करते हैं पॉलिसी मेकिंग में। पॉलिसी बनाने के लिए आप बुनियादी रिसर्च करते हैं और फिर उस रिसर्च की बुनियाद पे आप पॉलिसी बनाते हैं। और दूसरा ये है कि आप रिसर्च जब करते हैं उस रिसर्च को आप अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर एग्रीकल्चर की रिसर्च अगर हुई है तो उस रिसर्च को आपने अप्लाई करना है। तो ये दोनों काम नहीं हो सकते जब तक आप उस रिसर्च को लोगों के सामने नहीं लाते। मैंने एक रिसर्च की है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने रिसर्च की है कि जो एजुकेशन है पाकिस्तान में, प्राइमरी एजुकेशन, उसके अंदर क्या इश्यूज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और इसमें क्या तजावीज़ हैं, क्या सजेशन हैं हमारे पास जिसके ऊपर अगर अमल हो तो इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। अब जाहिर है वो जो सजेशंस हैं उनको हम क्या करेंगे, उसको हम वाइडली सर्कुलेट करेंगे, रिसर्च जर्नल्स के अंदर वो छप जाएगी। जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो उन रिसर्च जर्नल्स को पढ़ते हैं और उसके नतीजे में फिर
वो फैसले करते हैं, उससे वो आइडियाज़ लेते हैं और फिर आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसी तरह से जो आप एक रिसर्च पब्लिश होगी एग्रीकल्चर की, तो उससे क्या होगा कि जो एक एक्सटेंशनिस्ट है वो उस रिसर्च को देखेगा और देखने के बाद वो उसको सादा ज़ुबान में काश्तकारों तक वो एक पैगाम की सूरत में पहुंचाएगा और काश्तकार जो है वो उसको अपने खेतों के अंदर अप्लाई करेगा। तो ये मैंने आपको एक सादा सी मिसाल दी है कि पॉलिसी मेकिंग नंबर एक और नंबर दो उसकी एप्लीकेशन। तो ये दोनों तब तक मुमकिन नहीं होता जब तक हम रिसर्च को वाइडली सर्कुलेट नहीं करते, और वाइडली सर्कुलेट रिसर्च हमारी तभी होगी जब हम उसको पब्लिश करेंगे। तो ये असल में थोड़ी थोड़ी बुनियादी बात थी जो मैंने आपको बताई कि रिसर्च का बुनियादी तौर पर रिसर्च करने के बाद जब हम उसको पब्लिश करते हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उसका पर्पस क्या होता है। अब आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको टॉक्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि बुनियादी तौर पर ये काम हम करते कैसे हैं। जी थैंक यू।